हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिक्स वेब एजुकेशन। और मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश का पार्ट है, जिसमें हम लोग तीसरा लेक्चर आज डिस्कस करने चल रहे हैं। इस पर पहले दो लेक्चर बहुत बेसिक से हम लोगों ने डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेनी का, और मेनी के साथ जो ए और एन लगता है इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मैंने आपको ये समझा दिया था कि हमें कोई रूल रटना नहीं है, हमें समझना है इंग्लिश लैंग्वेज को। तो जब इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो वहां पे हम केवल समझदारी की बात करते हैं, रटने की बात नहीं करते। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या ऑलरेडी पढ़ रखा है। हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में ये पढ़ रखा है कि सब्जेक्ट का और वर्ब का दो तरह का एग्रीमेंट हुआ है। पहला ये हुआ है कि अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब को आना पड़ेगा, और दूसरा एग्रीमेंट यानी कि अगर सब्जेक्ट आया तो वर्ब को आना पड़ेगा, और अगर वर्ब आई है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। और ये चीज अगर आपको बहुत डिटेल में समझनी है तो आप वीडियो का जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है उसको आप आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लेने के लिए। दूसरा एग्रीमेंट ये कहा था कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब भी जो होगी वो भी कैसी होगी, वो भी सिंगुलर होगी। और अगर सब्जेक्ट प्लरल हुआ तो जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, प्लरल होगी। ये दो एग्रीमेंट्स थे जो हम लोगों ने देख रखे थे। दूसरी बात, अब एक सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि वर्ब से पहले जो भी कुछ लिखा है वो सब क्या है, एक सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले हो सकता है कोई एक वर्ड लिखा हो, या ये हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हो। तो जो भी वर्ब से पहले लिखा होगा वो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, और हम ये कंसीडर करके चलेंगे। ये पहला तरीका मैंने आपको बताया था। और दूसरी बात मैंने आपसे ये बताई थी कि जो सब्जेक्ट होगा वो या तो एक नाउन होगा या फिर एक प्रोनाउन होगा। इसके अलावा सब्जेक्ट कोई और नहीं हो सकता, या तो नाउन होगा और या प्रोनाउन होगा। ये पहली बात हमने आपसे डिस्कस कर ली थी सब्जेक्ट के बारे में। दूसरी बात सब्जेक्ट के बारे में हमने आपसे ये बोली थी कि हो सकता है कि एक सेंटेंस में यानी वर्ब से पहले ये जो सेंटेंस लिखा होगा इसमें दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हों, तब हम कैसे चूज करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, दो सब्जेक्ट अगर होंगे तो दो सब्जेक्ट भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो किसी ना किसी के थ्रू जुड़ते हैं, और उसको क्या बोलते हैं हम, प्रीपोजिशंस। यानी दो सब्जेक्ट एक दूसरे से प्रीपोजिशंस के थ्रू ही जुड़ेंगे। अगर जुड़ेंगे तो बेसिकली 99% केसेस में ऐसा अगर सिस्टम मेरे पास आएगा तो जो पहला सब्जेक्ट होगा वो वर्ब पर इफेक्टिव होगा। ये दो बातें अगर आप ध्यान रखते हो तो इसका मतलब हो गया कि आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 99% रूल्स को एलिमिनेट कर दिया। और इस बात का प्रमाण पहली और दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। आज की तीसरी वीडियो है और मेनी ए का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले आपको रूल समझा देता हूं, और रूल को जरा समझिए क्या है। देखिए, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट लिखा होगा, मेनी लिखा होगा, उसके बाद कुछ ए लिखा होगा या एन लिखा होगा, उसके बाद कोई सब्जेक्ट लिखा होगा। तो पहले तो जरा इसको समझिए, अगर इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो वर्ब से पहले ये जो कुछ अरेंजमेंट लिखा होगा, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो होगा ये कैसा होगा, ये अरेंजमेंट मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। दूसरी बात मैंने आपसे क्या बताई थी, अब देखिए ये सब्जेक्ट जो होगा पहले, ये जो दूसरा वाला सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि मेनी क्या एक नाउन या प्रोनाउन है? तो सीधी सी बात है, मेनी ना तो एक नाउन है और ना ही प्रोनाउन है। इसका मतलब मेनी हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। बात समझे? इसका मतलब वर्ब मेनी के हिसाब से नहीं आएगी, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, जो ए या एन के बाद लिखा होगा। अब इसकी बात जरा समझते हैं, ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये कैसा होगा, ये सिंगुलर होगा कि प्लरल होगा। अब आप बताइए, ए के बाद या एन के बाद जो भी चीज लिखी जाती है वो तो हमेशा सिंगुलर ही होती है। बोलिए, ए या एन के बाद एन एलिफेंट, अ बॉय, तो ये सब क्या है, ये सब जब भी कोई चीज लिखी जाएगी तो ये हमेशा कैसी होगी, ये हमेशा सिंगुलर होगी, यानी प्लरल नहीं हो सकती। यानी मेनी प्लस ए एन प्लस सब्जेक्ट जो भी यहाँ पे लिखा होगा ये सब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और मेनी सब्जेक्ट है नहीं,
तो जो भी वर्ब आएगी वो तो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। बस छोटा सा कंसेप्ट है ये, और इसमें मैंने कोई आपको रूल नहीं बताया, मैंने आपको केवल एक सिस्टम बताया जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। क्या है वो सिस्टम? वो यही है कि भाई पहली बात तो ये कि ए और एन के बाद कभी भी प्लूरल नहीं आ सकता, हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर सिंगुलर आएगा तो मेनी तो ना तो एक नाउन है और ना ही प्रोनाउन है, इसलिए जो वर्ब आएगी हमारी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो सब्जेक्ट हमारा है, ये सब्जेक्ट हमेशा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि ए या एन के बाद आएगा। तो मेरी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। बस यही रूल है, और इसी रूल को हमने बहुत आसान भाषा में देखिए समझ लिया। अब मैं आपको इस पे कई सारे क्वेश्चंस करने वाला हूं, जिसमें हम एरर के क्वेश्चंस करेंगे, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं ऑप्शंस को चेंज करूंगा, और दूसरी बात ये कि हम इस पे फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे। तो जुड़िए और समझते चलिए इन सारी चीजों को कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। देखिए, रूल रटना एक अलग चीज हो जाती है और क्वेश्चंस में कंसेप्ट लगाना एक अलग चीज है। और ये जो मैंने आपको बताया है ना, ये कोई रूल नहीं बताया मैंने आपको, ये एक तरह का कंसेप्ट है। चलिए अब इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस पे। देखिए, पहला ये जो एग्जांपल हमारे सामने ये लिखा हुआ है, क्या, मेनी अ क्वेश्चंस वाज रॉन्ग इन द लास्ट टेस्ट पेपर, और 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अब एक बात जरा समझिए, मेनी, उसके बाद ए, अब ए के बाद क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्या ए के बाद कभी क्वेश्चंस या प्लरल हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्वेश्चन जो लिखा है ये यहाँ पे कैसा है, गलत लिखा हुआ है। अगर यही पार्ट मेरा गलत लिखा हुआ है, पार्ट ए, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहीं पे रुक जाना है। और मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूं, मैं ये देखने वाला हूं कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, मेनी अ क्वेश्चंस, ये गलत लिखा है, इसलिए ए के बाद क्वेश्चंस ना होकर क्या होगा, क्वेश्चन होगा, क्योंकि क्वेश्चंस प्लरल है जबकि क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है, और ए के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो मेनी अ क्वेश्चन, और अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी जो ये वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और ये हमारा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी किस पार्ट में एरर थी, पार्ट ए में। अच्छा, अगर मैं आपसे यही बोलता यहाँ पे कि भाई अगर यहाँ पे वॉज की जगह पे वर लिखा होता तब क्या करते, तो मेनी अ क्वेश्चंस में अगर आप इस एस को हटाते तो मेनी अ क्वेश्चन बनता, आपने इसको तो सही कर दिया, लेकिन आगे बढ़ते ही आपको फिर से वर मिल जाता, वर तो रॉन्ग हो गया, तब आप क्या करते, तब भी आप ये करते यहाँ पे कि अगर वॉज की जगह पे यहाँ पे वर लिखा था तो आपने पहले पार्ट में देखा और क्या देखा कि मेनी के बाद ए लिखा और ए के बाद क्वेश्चंस लिखा है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट ही गलत हो गया, और सब्जेक्ट गलत हो गया तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए तब भी हम किसको एरर बोलेंगे, ए पार्ट को। और ए पार्ट को इंप्रूव किया जा सकता है कैसे, मेनी अ क्वेश्चंस हटाकर मैं लिख दूं मेनी क्वेश्चंस, तो बताओ अब तो सही हो गया ना, अब तो ये प्लरल हो गया, और प्लरल हो गया तो ये वर्ब सही है यहाँ पे। तो इसलिए जब कहीं भी आपको एरर मिलती है तो आगे मत बढ़ो, उसी पार्ट में रुक जाओ। लेकिन 2 बातें होती है ना, हम एरर डेफिनेटली फाइंड कर लेते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है। तो लगता उगता नहीं भाई साहब, आप कंसेप्ट क्लियर करो सीधे सीधे, क्योंकि रूल्स तो तुम रट नहीं सकते, इतने रूल्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर कंसेप्चुअली चलोगे ना तो अब भाई मैं आपको यही तो बता रहा हूं, अगर मेरा एक कंसेप्ट आपने ध्यान रख लिया, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से एक प्रीपोजिशन के थ्रू ऐड होता है। अब ये सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, दूसरा सब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और वर्ब परफेक्टिव पहला वाला सब्जेक्ट होता है, अगर ऐसा कोई हमारे पास फॉर्मेट मिलता है तो। इस वाले फॉर्मेट में क्या था, इस वाले फॉर्मेट में था कि मेनी जो है ये तो कोई हमारा नाउन या प्रोनाउन नहीं है, उसके साथ ए आर एन लगा है, और ए एन एन के बाद जो भी होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो भाई साहब वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, क्योंकि मेन तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो सब्जेक्ट तो केवल एक है, और वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। यही तो सब्जेक्ट और वर्ब की साठगांठ है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और जरा समझते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे मेनी एन एलिफेंट्स, फिर से आप रुक जाइए, यहाँ पे एन के बाद एलिफेंट्स लिख के आ रहा है, गलत कर दीजिए, किस पार्ट में आ रहा है, पार्ट ए में। आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अब मैं आपको इस चीज को समझाने में समर्थ हूं। चलिए
अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिया है और क्या लिखा है, मेनी स्टूडेंट्स आर। अब इंप्रूवमेंट में आपको अच्छे से पता है कि जो अंडरलाइन पार्ट होता है उसी को इंप्रूव किया जाता है। और उसमें 4 ऑप्शन दी जिसमें से एक ऑप्शन हमारा हमेशा क्या होता है, नो इंप्रूवमेंट। अब आप मुझे बताइए, आपको यहीं पे रुक जाना चाहिए, मेनी स्टूडेंट्स लिखा है और आपको अच्छे से पता है कि भाई साहब स्टूडेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि ए के बाद हमेशा एक सिंगुलर चीज आएगी, सिंगुलर आएगी, इसका मतलब तो हमारा नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आ सकता क्योंकि स्टूडेंट होगा। मेरी बात समझ गए आप? तो अब मेरे पास अभी भी 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, एन ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक इन इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप बताओ, यहाँ पे स्टूडेंट वॉज लिखा है और स्टूडेंट इज लिखा है, तो अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे मेनी अ स्टूडेंट वॉज ये भी सही है और मेनी अ स्टूडेंट इज ये भी सही है, बस ये पास्ट में है और ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। तो जब तक क्वेश्चन हमारा अपना टेंस का फॉर्मेट चेंज ना करे तब तक हम उस क्वेश्चन को करेक्ट करते समय अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे टेंस का। हाँ, अगर मेरे टेंस के फॉर्मेशन चेंज से मेरा क्वेश्चन का ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, जैसे अभी मैं इसमें चेंज करता हूं, आप समझेंगे अभी इस बात को। तो फिलहाल अगर मेरा यहाँ पे जो आर है वो क्या है, वो प्रेजेंट में है, तो मैं पास्ट को प्रिफर ना करके किसको प्रिफर करूंगा, प्रेजेंट को प्रिफर करूंगा। यानी टेंस का कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं करेंगे। अगर पास्ट में है तो पास्ट में करेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में करेंगे। हाँ, ऐसा हो कि पास्ट में रखने से मेरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जा रहा हो या मेरा सब्जेक्ट जो है वो रॉन्ग हो जा रहा हो, तब तो मैं कॉन्टेक्स्ट चेंज करूंगा। जैसे चलिए इसी में मैं अगर थोड़ा सा कुछ और चेंजेस करूं, स्टूडेंट्स आर लिखा हुआ है, यहां पे अगर ये लिखा होता स्टूडेंट आर, अब आप क्या करते हैं, ये पार्ट तो गलत ही था क्योंकि आ के बाद स्टूडेंट्स नहीं आएगा और इंप्रूवमेंट होना है क्योंकि यहाँ पे प्लरल लिखा हुआ है, तो ये 2 पार्ट तो गलत। अब स्टूडेंट अगर मैं कर दूं इसका मतलब ये वाला स्टूडेंट भी सही है, ये वाला स्टूडेंट भी सही है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आगे चलूं तो मेनी स्टूडेंट के बाद यहाँ पे आर भी नहीं आ सकता, यहाँ पे इज आना चाहिए। लेकिन अब भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया अभी मेरे पास। जब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ए ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा, तब मैं कॉन्टेक्स्ट टेंस का चेंज करने में कोई परेशानी महसूस नहीं करूंगा। लेकिन जब तक मेरे पास ऑप्शंस मौजूद हैं मैं टेंस के कॉन्टेक्स्ट को चेंज नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब मैंने यहाँ पे किसको अंडरलाइन किया है, एन एप्पल्स को। तो अब इसका मतलब कि अब मुझे इसको चेंज करना है। तो मेनी के बाद एन एप्पल्स लिखा है तो सीधी सी बात है एन के बाद एप्पल्स नहीं हो सकता, इसका मतलब ये गलत लिखा है और गलत लिखा है तो इंप्रूवमेंट होगा, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट रॉन्ग है। मैंने फिर से आपसे कहा ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट टेक्निक। अब आप मुझे समझाइए या मैं आपको समझाऊं, दोनों एक ही बात है। मेनी एन एप्पल्स, तो एन के बाद यहाँ पे एप्पल्स नहीं आ सकता, तो एन एप्पल होगा या ए एप्पल हो सकता है क्या, कभी नहीं, क्योंकि ए तो वोवेल साउंड कर रहा है यहाँ पे और ए एप्पल के बाद यहाँ पे वोवेल साउंड है ना, तो वोवेल साउंड है तो यहाँ पे एन लगता है, इसलिए तो सी पार्ट गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन मेरे गलत है और मेरे पास 2 ऑप्शन है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मेनी एन एप्पल लिख देता हूं, इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये सिंगुलर हो गया और सिंगुलर हो गया तो वर तो करेक्ट करना ही नहीं है ना, मुझे वर को तो करेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि वर अंडरलाइन है नहीं, इंप्रूव नहीं कर सकते। इसका मतलब भाई मेनी भी सही है अपनी जगह पे, वर भी सही है अपनी जगह पे, यानी बीच में ऐसी कोई चीज आनी चाहिए जो सिंगुलर ना होकर कैसी हो, प्लरल हो, क्योंकि यहाँ पे वर लिखा है और वर कैसा है, प्लरल है। अब बताओ अगर मैं एन एप्पल यहाँ पे लिख देता हूं तो एन एप्पल आगे चल के इसको वर को भी चेंज करना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉश करना पड़ेगा, इसलिए मैं एन एप्पल को नहीं लूंगा, मैं किसको लूंगा, एप्पल्स को। तो मेनी एप्पल्स ये प्लरल है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर जो है वो कैसा हो जाएगा, प्लरल। मुझे अब इतना लग रहा है कि मैं आपको ये चीज समझा पाया हूं। अच्छा अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एप्पल्स वर को अंडरलाइन कर दिया। अब जरा समझिए, एक ही क्वेश्चन को देखिए मैं आपके सामने तोड़कर प्रेजेंट कर रहा हूं, अब समझिए कंसेप्ट को और इसी तरह से आपको भी तोड़ना है। अब बताइए मेनी एन एप्पल्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड यस्टरडे। अब बताओ यहाँ पे मेनी एन के बाद एप्पल्स लिखा है, सीधी सी बात आप इतना पकड़ लो कि एन के बाद एप्पल्स नहीं हो सकता, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो ये एप्पल्स वॉज गलत है और इंप्रूवमेंट होगा, इसलिए चौथा पार्ट गलत है नो इंप्रूवमेंट का। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बी ऑप्शन के साथ जाऊंगा या मैं सी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। अब अगर मैं लिखता हूं मेनी एन
एप्पल, दोनों जगह पे एप्पल एप्पल है, तो मेनी एन एप्पल हो गया। अब ये सिंगुलर है तो इसका मतलब ये वर्ब जो होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर होगी तो वर्ब ले नहीं सकते, क्या लेना पड़ेगा, वॉज लेना पड़ेगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। कितनी आसानी से क्वेश्चन सारे टैकल हो रहे हैं ये समझो आप केवल, और ये तो बड़ा इजी एग्जांपल है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपके सामने क्या करता हूँ, मैंने आपको फिल इन दे दिया, मेनी डैश वॉज इनवाइटेड टू हिज पार्टी, यानी मेनी के और वॉज के बीच में, वॉज कैसा है, सिंगुलर वर्ब है ना हमारी, तो इन दोनों के बीच में जो भी कुछ आएगा वो भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर हो सकता है क्या क्या, अब बताओ, अगर मैं सिंगर्स कर दूं ये तो प्लरल हो गया, नहीं ले सकते। मेनी के बाद सिंगर आ नहीं सकता डायरेक्ट, क्योंकि मेनी प्लरल है, सिंगुलर तो है नहीं, दो ऑप्शन गलत। अब बचे कौन से, इन दोनों ऑप्शन की बात करूं, ए के बाद सिंगर्स आ नहीं सकता, तीसरा ऑप्शन गलत। बचा कौन सा, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा, मेनी अ सिंगर वॉज इनवाइटेड टू हिज पार्टी। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा चेंज और करूं यहां पे, मान लो मैं यहां पे कर देता हूं, यहां पे मैं वर कर देता हूं। अब क्या करेंगे आप, अब मेनी के बाद अगर मैं सिंगर्स लूं तो मेनी सिंगर्स वर सही है हमारा, मेनी के बाद सिंगर हो नहीं सकता, लॉजिकली गलत है। मेनी के बाद अगर मैं आ सिंगर लेता हूं तो वर गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत है। और मेनी के बाद आ सिंगर्स हो नहीं सकता, ये गलत है। इसका मतलब तब मुझे क्या लेना पड़ेगा, सिंगर्स लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये जो रूल है ये आपको कंसेप्चुअली और लॉजिकली और एग्जाम्पल के साथ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद यही है कि इस कंसेप्ट को आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नए कंसेप्ट के साथ और नए रूल के साथ, क्योंकि देखो इतनी तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जैसे ही मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट करूंगा तुमको 80% ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो एरर, इंप्रूवमेंट और फिल इन के बेस पर आता है, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूं। छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप टैकल कर लेंगे। पहले तो हम बेसिकली कंसेप्ट समझ रहे हैं, अभी हम बड़े क्वेश्चंस भी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।